बड़ी बहू, मंझली बहू, छोटी बहू, जल्दी नीचे आओ, गजब हो गया, जल्दी से आओ। माधवी, मानसी और मेनका विमला की 3 बहुएं हैं। विमला इनकी काम चोरी की आदत से बहुत परेशान रहती है, इसलिए उसने इनके लिए एक नौकरानी भी रखती है। लेकिन विमला सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही है? आखिर ऐसा क्या हो गया है? चलिए जानते हैं। हाय राम, क्या हो गया माँ जी को जो सुबह सुबह गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रही हैं? माँ जी को नींद आती नहीं और वो हमें सोने देते नहीं, क्या करे माँ जी का? क्या हुआ माँ जी, इतनी सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? मुझे कोई शौक नहीं है चिल्लाने का, लेकिन बात ही कुछ ऐसी है, मैंने तो फिर भी बर्दाश्त कर लिया। अगर तुम तीनों सुनोगी ना तो बीमार ही पड़ जाओगी। ऐसा भी क्या हुआ है माँ जी जो आप इतनी पहेलियां बुझा रही हो? बात क्या है, हमें तो समझ में नहीं आ रहा। जो मैंने तुम्हारे लिए काम वाली रखी थी ना, वो काम छोड़कर भाग गई। क्या? क्यों? क्या? हाँ हाँ हाँ, और बोल कर गई है कि आपकी काम चोर बहुओं का काम मैं नहीं कर सकती। अब क्या होगा? मेरे तो सर में दर्द शुरू हो गया, मेरी तो कमर में कल रात से दर्द है। मेरी भी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। कहा था ना मैंने, खबर सुनते ही तुम तीनों बीमार पड़ जाओगी। अब नाटक करने की जरूरत नहीं है, चलो जल्द से जल्द काम में लग जाओ तीनों, तब तक पड़ोस वाली से किसी दूसरी नौकरानी का पूछ कर आती हूँ। तीनों बिना मन के काम करने लगी और काम करते करते एक दूसरे से लड़ने लगी। थोड़ी देर बाद विमला अपने साथ एक नौकरानी लेकर आई। बड़ी बहू, ये लाजो है, हमारे पड़ोसन के घर काम करती है, आज से ये हमारे घर में भी काम करेगी। अच्छा हुआ माँ जी आप लाजो को ले आई। लाजो सुनो, ये कपड़े धो लो। लाजो, मैं भी कपड़े लाती हूँ, वो भी धो देना। उन दोनों की बात सुनकर मेनका भी अपने कपड़े लेकर आई और उसने भी लाजो से कपड़े धोने को कहा। अपनी बहुओं की ये बात सुनकर विमला ने उन्हें गुस्से से डांटा। तुम्हारी इन्हीं हरकतों की वजह से पहले 3 नौकरानियां ये घर छोड़कर जा चुकी है, अब तुम लाजो के साथ भी ऐसा ही करोगी? अरे पहले उसे सांस तो लेने दो, अभी अभी तो वो आकर खड़ी हुई है। कोई बात नहीं, मैं कर लूंगी। लाजो कपड़े धोने लगी। अब तीनों बहुएं रोज लाजो से बहुत काम करवाती। एक दिन सुबह सुबह लाजो ने सबके लिए पोहा बनाया। तुमने पोहा क्यों बनाया? मुझे पसंद नहीं है, तुम एक काम करो, आलू के पराठे बना दो। लाजो आलू के पराठे बनाने लग जाती है। तभी मानसी कहती है, लाजो तुम पराठे बाद में बनाना, पहले मेरे लिए अंडा बना दो। क्यों, तुम कहीं जा रही हो क्या? दिन भर घर में ही तो पड़ी रहती हो। लाजो पहले पराठे बनाओ। दीदी आप कौन सी फसल उगाने जाओगी? आप भी तो दिन रात बस लेटी रहती हो। लाजो पहले अंडे। वो दोनों लड़ी रही होती हैं कि तभी वहाँ मेनका आ जाती है। लाजो तुम इन्हें एक दूसरे का सर फोड़ने दो, तुम मेरे लिए बनाना शेक बना दो पहले। तुम ना ज्यादा मत बोलो मेनका, नहीं तो मैं तुम्हारा ही सर फोड़ दूंगी। अब इस तरह सुबह सुबह तीनों बहुओं में लड़ाई शुरू हो गई। उनकी लड़ाई की आवाज सुनकर विमला वहां पहुंच गई। अरे तुम तीनों किस बात पर लड़ रही हो? अब लाजो तुम बताओ क्या बात है? लाजो सारी बात विमला को बताती है। लाजो ने पोहा बनाया है तो तुम तीनों को चुपचाप पोहा खाना होगा। अगर किसी को नहीं खाना तो वो अपने लिए खुद ही नाश्ता बना सकती है। तीनों बहुओं को अपने लिए खुद नाश्ता बनाना मतलब पहाड़ की चोटी पर चढ़ने जैसा है, इसलिए तीनों बहुएं चुपचाप पोहा खा लेती है। इसी तरह लाजो दोपहर का खाना बना रही होती है कि तभी माधवी उससे कहती है, लाजो एक कप चाय बनाना। लाजो खाना छोड़कर चाय बनाने लगती है। तभी मेनका उसे आवाज देती है, लाजो जरा जल्दी से छत पर आओ। लाजो चाय छोड़कर छत पर जाती है तो मेनका उससे कहती है, लाजो तुम कोई काम ढंग से नहीं करती हो, देखो छत कितनी गंदी पड़ी है, चलो अब जल्दी से यहाँ झाड़ू लगाओ। लेकिन किचन में, अरे छोड़ो किचन को, तुम झाड़ू लगाओ। मेनका छत पर झाड़ू लगा रही होती है तभी उसे मानसी आवाज देती है, लाजो लाजो मेरे कमरे में आओ जल्दी से। अब लाजो मानसी के कमरे में जाती है। लाजो देखो तो मेरे कमरे के पर्दे कितने पुराने हो गए हैं, उतार दो इन्हें और नए पर्दे लगा दो ये, और इन्हें धो भी देना। लेकिन छत पर
अरे छोड़ो ना छत को, तुम भी ना दिन भर कबूतर की तरह छत पर बैठी रहती हो। चलो जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, फिर तुम्हें ये पुराने पर्दे धोकर भी तो रखने हैं ना। अब लाजो मानसी के पर्दे उतारने में लग जाती है। इतने में पूरे घर में बदबू आने लगती है। तभी विमला कहती है, अरे ये पूरा घर में बदबू क्यों आ रही है? घर को आग लगाने का इरादा कर लिया है क्या? अरे राम, मैं तो किचन में खाना बना रही थी और माधवी भाभी के लिए चाय बना रही थी। लगता है खाना जल गया, उसी की बदबू है। घर की सभी औरतें दौड़ते हुए किचन में पहुंची तो उन्होंने देखा कि पूरे किचन में धुआं धुआं है। गैस पर जो खाना पक रहा था वो जल चुका है। विमला ने जल्दी से गैस को बंद किया और लाजो से कहने लगी, ये क्या है लाजो? खाना बनाते समय कहीं भी चली जाती हो तुम? तुम्हें नहीं पता कि खाना बनाते समय गैस चूल्हा खुला छोड़कर नहीं जाते? कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती है। मैं तो खाना ही बना रही थी पर लाजो विमला से कुछ बोल पाती उससे पहले ही तीनों बहुओं ने अपना अपना राग अलापना शुरू कर दिया। लाजो, तुम कोई भी काम ढंग से नहीं कर पाती हो। मैंने तुम्हें चाय के लिए बुला था, तुमने घर में आग लगा दी लेकिन चाय नहीं दी। लाजो, तुमसे किसने कहा था कि तुम इस तरह से चूल्हा खुला छोड़कर जाओ? ऊपर वाले ने दिमाग दिया है ना, थोड़ा उसका इस्तेमाल भी कर लिया करो। लाजो, तुम तो बस बातें बनाने के मतलब की हो। अगर माँ जी सही वक्त पर नहीं आती तो आज न जाने क्या हो जाता। लाजो तीनों बहुओं की कड़वी बातें सुनती रही, लेकिन जब उससे रहा नहीं गया तो तीनों बहुओं को चुप कराते हुए बोली, चुप हो जाओ आप तीनों। ये खाना मेरी वजह से नहीं, आप तीनों की वजह से जला है। हर समय लाजो लाजो चिल्लाती रहती हो। अरे थोड़ा सा काम तो खुद भी कर लिया करो। अगर अपने हाथ पैरों का इस्तेमाल नहीं करोगी तो इनमें ना जंग लग जाएगी, जंग। मुझे माफ कर दो, मुझे नहीं करना यहाँ काम। मेरा हिसाब करो अभी के अभी। उसके बाद लाजो आराम से विमला को सारी बातें बताती है। विमला मन में सोचती है, आखिर जिस बात का डर था वही हुआ। लाजो भी अब इस घर से भागने वाली है। ये मेरी तीनों नालायक बहुएं खुद काम करती नहीं। मैं जितनी भी नौकरानियों को लाती हूँ उन्हें भी भगा देती है और फिर खुद आपस में लड़ती रहती है। ये सोचकर विमला लाजो से कहती है, लाजो, तुम जाओ अभी, कल हिसाब के लिए आ जाना। अगले दिन जब लाजो हिसाब के लिए आती है तो उसके साथ 2 और नौकरानियों को लाती है। उन्हें देखकर माधवी पूछती है, अरे लाजो, ये दोनों कौन है तुम्हारे साथ? मेरे पड़ोस में रहती है, इसका नाम मीना है और इसका नाम साधना है। लाजो, तुम तो इस घर का काम छोड़कर जा रही हो ना? इन दोनों में से किसी को यहाँ काम पर लगा दो। लेकिन ये दोनों यहाँ काम करने आई हैं और साथ में मैं भी। अरे लाजो, तुम तीनों यहाँ काम करोगी, मगर कैसे? तभी विमला आकर कहती है, लाजो सही कह रही है। मैंने ही साधना और मीना को यहाँ बुलवाया है। अब तीनों ही यहाँ काम करेंगी। तुम तीनों में ना तो आपस में बनती है और ना ही तुम किसी नौकरानी को यहाँ टिकने देती हो। इसलिए तुम तीनों बहुओं के लिए 3-3 नौकरानियां लानी पड़ी। मैं तो लाजो से ही अपना काम करवाऊंगी। लाजो के हाथ की चाय ना मुझे बहुत पसंद है। अब तीनों बहुओं ने अपने अपने लिए एक नौकरानी चुन ली और इस तरह घर में लड़ाई कम होने लगी। लड़ाई कम तो जरूर होने लगी, मगर लड़ना बंद नहीं हुआ। रिया और रितु काफी अच्छे दोस्त थे। दोनों की आपस में खूब बनती। दोनों एक ही ऑफिस में काम किया करती थी। रिया रितु को अच्छा दोस्त मानती, लेकिन रितु, अरे रिया, तुम लोगों का अपना मकान नहीं है, क्यों नहीं तुम और नरेंद्र भी हमारी कॉलोनी में ही मकान ले लो? हाँ यार, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इतने पैसे आएंगे कहाँ से? अरे, हमारे होते हुए तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। रुको, मैं अपने दूर के एक भाई से बात करती हूँ। उसका यही काम है, लोगों को घर दिलाना। थोड़ा सा कमीशन लेता है, लेकिन मार्केट के रेट से कम दामों में घर भी दिला देता है। अरे वाह, तुम अपने भाई से बात करो, मैं नरेंद्र से बात करती हूँ। रितु रिया के जाने के बाद अपने भाई को फोन करती है। अरे भाई, कोई मकान बिक रहा हो तो बताओ, मेरी एक सहेली को चाहिए। अरे है ना, पूरे 40 लाख का है। ओ भाई, ठीक है, फिर मैं उसे 45 लाख का बोलूंगी। दोनों मिलकर 5 लाख का आधा आधा बांट लेंगे, ठीक है? रितु रिया को मकान दिला देती है, लेकिन एक दिन उसका नया मकान देखने नरेंद्र की बहन आती है। अरे भैया,
मकान तो अच्छा है, कितने का लिया? तुम्हारी भाभी की सहेली ने दिलवाया है, बड़ा ही ठीक रेट में मिल गया नीरू, सिर्फ 45 लाख का। तभी नीरू का पति बोलता है, नरेंद्र, ये तो बहुत महंगा है। मेरे दोस्त ने भी यही मकान सिर्फ 38 लाख में लिया है। चलो मैं तुम्हें उनके घर ले चलता हूँ। दोनों नरेंद्र की जीजाजी के दोस्त के घर जाते हैं, जहां उन्हें रितु का भाई मिल जाता है। क्या बात है, आपने हमें धोखे से महंगा मकान बेचा है। पता है कितनी मेहनत की कमाई का पैसा है। अब ये तो आप उन मैडम से पूछे जिन्होंने आपको ये मकान दिलाया है, उनके कहने पर ही मैंने ये रेट लगाया था। अब नरेंद्र को रिया पर गुस्सा आ जाता है। वो रिया को कहता है, रिया, तुम्हारी सहेली रितु तो एक नंबर की चालबाज और धोखेबाज निकली। मैंने उसके कहने पर इस मकान के 7 लाख ज्यादा खर्च किया है। रिया को भी नरेंद्र की बात सही लगती है। वो चुप हो जाती है। अगले दिन रितु रिया से मिलती है। रितु, मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। तुमने 38 लाख का मकान 45 लाख में हमें बिकवा दिया। रितु अपनी पोल खुलती देख जोर जोर से रोने लगती है। अरे मैंने क्या बुरा कर दिया, तेरा भला ही तो सोचा था। अरे तुझे उस प्रॉपर्टी डीलर की बात पर भरोसा है, लेकिन अपनी सहेली पर नहीं। रिया को रितु के आंसू सच्चे लगते हैं और वो उसे शांत करती है। अरे अच्छा, शांत हो जा, चुप हो जा। सॉरी, हम लोगों की ही गलती है। हमें मार्केट में पहले रेट पता कर लेना चाहिए था। चल सॉरी। अब रितु आए दिन लोगों से रिया के पीठ पीछे बुराई किया करती थी। रितु अपनी ही दूसरी ऑफिस के सहयोगी से कहती है, अरे ये रिया भले ही मेरी अच्छी दोस्त हो, लेकिन एक नंबर की कंजूस है ये। कभी कुछ खाने जाओ तो पैसा मुझे ही भरना पड़ता है। तभी वहां रिया आ जाती है। अरे रितु सॉरी यार, वो कल के खाने के पैसे तुझे देने पड़े, चेक कर ले। अब मैंने तुझे पेटीएम कर दिया है। अच्छा चल, मैं जा रही हूँ। रिजाइन जो दे रही हूँ, बाद में बात करते हैं। रिजाइन? क्यों? तूने अपनी बेस्ट फ्रेंड यानी मुझे भी नहीं बताया, क्यों? अरे नहीं यार, ऑल सडन प्लान बना। दरअसल ये नया घर का ईएमआई निकालनी काफी मुश्किल हो रही है, तो सोचा घर पर ही कोई बिजनेस कर लूं। अब इतनी थोड़ी सी कमाई में हो नहीं पा रहा है ना। अच्छा, क्या बिजनेस करेगी? देख, तू तो जानती है कि यहाँ मुझे सिर्फ 15,000 मिलता है, लेकिन घर में बच्चों का प्ले स्कूल खोलूंगी तो पूरे 4,000 एक बच्चे से मिलेगा। 10 भी आ गए बच्चे तो पूरे 40,000 की कमाई, वो भी घर पर रहकर। है ना अच्छा आइडिया? रितु को रिया की बात से जलन होती है। वो कहती है, अरे फिर 10 क्या 50 बच्चे का ही सोचना। अरे कहाँ यार, घर में इतनी जगह कहाँ। सुन ना, एक काम करते हैं, हम मिलजुल कर किराए का मकान लेकर उसे सजाते हैं। फिर ज्यादा कमरे होंगे तो ज्यादा बच्चे आ सकेंगे ना। हाँ, लेकिन मैं एक बार नरेंद्र से पूछ लेती हूँ। रिया नरेंद्र को सारी बात बताती है। देख लो रिया, मुझे तुम्हारी इस सहेली में जरा सा भी विश्वास नहीं है। अरे नहीं, वो ऐसी नहीं है। मिलकर काम करेंगे, जो पैसे आएंगे आधे आधे बांट लेंगे। इसमें बुरा क्या है? काम भी अच्छा होगा। फिर क्या था, दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। पूरा कमरा बच्चों के हिसाब से सजा दिया जाता है। टीवी, फ्रिज, बेड और न जाने क्या क्या। तेरे और मेरे मिलाकर 2 लाख का खर्च हो गया। अरे कोई बात नहीं, पैसे कमाने के लिए इन्वेस्टमेंट तो करनी पड़ती है। अब इतनी बड़ी रकम है, अच्छा है कि दोनों ने मिलकर कर ली, वरना एक के बस की तो बात नहीं है। हाँ, लेकिन अब मैं ना एक बात बोलना चाहती हूँ। देखो, पिछले 2 महीनों से जब से ये काम चल रहा है, सारी मेहनत मेरी ही है। मैं ही सारा दिन यहाँ का काम देखती हूँ। तो अब मैं तुम्हारे साथ ये काम नहीं करूंगी, अकेले मैं ये स्कूल चलाऊंगी। अरे ऐसे मत बोलो रितु, मैंने नौकरी भी छोड़ दी। थोड़ी बहुत सेविंग्स थी, वो भी मैंने स्कूल को बनाने में लगा दी। अब यार, तुम तो आलसी भी हो, मुझे नहीं लगता तुम ये काम कर पाओगी। रितु, नरेंद्र ठीक बोलते थे, तुम भरोसे के लायक नहीं हो। ये मेरी गलती है कि मैंने तुम पर विश्वास किया। अच्छा जी, तो गलती की ना। मैं तुमको तुम्हारे पैसे धीरे धीरे करके दे दूंगी। अच्छा होगा कि अब तुम यहां से निकल जाओ। बेचारी रिया सर झुकाकर घर वापस आ जाती है। नरेंद्र, वही हुआ जिसका डर था। रितु ने मुझे पार्टनरशिप से हटा दिया।
मैं ये बात जानता था रिया, लेकिन मैंने तुम्हें इसलिए फोर्स नहीं किया क्योंकि जब तक तुम खुद धोखा नहीं खाती तुम्हें अकल नहीं आती। हाँ, लेकिन अब वही जो पहले सोचा था। और फिर क्या, रिया घर से ही बच्चों को संभालने का काम शुरू कर देती है। पोपटलाल पूरे दिल्ली शहर में बड़ी बड़ी डींगे मारने के लिए प्रसिद्ध था। साथ ही वो अव्वल दर्जे का पेटू भी था। उसकी इस आदत के चलते कोई भी आदमी उसे अपने घर भोज पर नहीं बुलाता था। फिर एक दिन पोपटलाल अपनी बहन के घर जाता है जो दूसरे शहर में रहती थी। अरे पोपटलाल, बड़े दिनों के बाद तुझे मेरी याद आई। माय डियर बहना, तू तो जानती है मैं अपने कारोबार में कितना व्यस्त रहता हूँ। हाँ, तेरी बात भी सही है। अब आया है तो कुछ दिन ठहर के जाना। अरे दीदी, ये भी कोई कहने की बात है। श्यामा देवी पोपटलाल को रहने के लिए एक कमरा दे देती है। अगली सुबह पोपटलाल जोर जोर से गरारे करना शुरू कर देता है। नकुल की पत्नी नींद से जाग जाती है और घबराकर अपने पति नकुल को जगाती है। अरे उठिए, लगता है हमारे घर में कोई जानवर घुस आया है। कैसी अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा है, मुझे तो बड़ा डर लग रहा है। अरे कोई जानवर नहीं है भाग्यवान, पोपटलाल मामा जी हैं, अपना गला साफ कर रहे हैं। इतनी सुबह सुबह? अभी तो सिर्फ 4 बजे हैं। मामा जी इसी तरह से जल्दी उठ जाते हैं। अच्छा, ठीक है। नकुल की पत्नी जैसे ही सोने लगती है और जल्दी नाश्ता भी करते हैं। क्या मतलब? मुझे अभी उठ के उनके लिए चाय नाश्ता बनाना पड़ेगा? हाँ। अरे मर गई रे, अब मेरा क्या होगा? फिर थोड़ी देर के बाद नकुल की पत्नी मामा जी के लिए चाय नाश्ता बनाने में जुट जाती है। अरे भाई वाह, बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है। बहू, जो भी बना रही हो फटाफट ले आओ, जोरों की भूख लगी है। हाँ मामा जी, अभी लाती हूँ। देखते ही देखते पोपटलाल सारा नाश्ता चट कर जाता है। बहू, कल से पराठे में देसी घी ज्यादा डालना, आज कुछ मजा नहीं आया। हे भगवान, इसका नाम तो पेटू लाल होना चाहिए था। पूरे 10 लोगों का नाश्ता अकेले हजम करने के बाद भी इन्हें मजा नहीं आया। इस तरह रोज पोपटलाल सुबह सुबह घर के सभी लोगों को नींद से बेवक्त जगा देता था और हमेशा खाने की उल्टी सीधी फरमाइश करते रहता था। देखते ही देखते गुप्ता परिवार की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो जाती है। अरे भाई, खाने का असली मजा तो इस घर में है। अरे माँ, ये पोपटलाल मामा यहाँ और कितने दिन रुकेंगे? ये अकेले इतना खाना खा जाते हैं कि आज राशन वाला मुझसे पूछ रहा था कि अरे भाई, क्या आप लोगों ने घर में हाथी पाल लिया है? अरे बेटा, अब घर के मेहमान को कोई सीधे मुंह कैसे निकाल सकता है? माँ जी, अब बर्दाश्त की इंतहा हो गई है। मैं अकेले इतना काम नहीं कर सकती। आखिर मैं भी इंसान हूँ। मैं कल ही अपने मायके चली जाऊंगी। अरे भाग्यवान, हम सबको मुसीबत में अकेला छोड़कर तुम कहाँ जा रही हो? जरा सब्र करो, मैं कुछ सोचता हूँ। अगले दिन एक डॉक्टर साहब उस घर में आते हैं। अरे नकुल बेटा, ये डॉक्टर यहाँ क्यों आया है? अरे मामा जी, माँ की तबीयत बहुत खराब है। तबीयत तो खराब होगी ही, तुम लोग उल्टा सीधा खाना जो खाते रहते हो। देखो नकुल, मैं तुम्हारा फैमिली डॉक्टर हूं, इसलिए आज से मैं जो कहूंगा तुम सबको वही खाना रोज खाना पड़ेगा। आजकल कितनी बीमारियां फैल रही हैं, पता भी है तुम्हें? आज से तुम सब सिर्फ सलाद और करेले का जूस पियोगे, समझे? डॉक्टर अंकल, आप ठीक कहते हैं। पोपटलाल घबरा के, अरे क्या खाक ठीक है भांजे? ये डॉक्टर सीधे सीधे हमें घास फूस खाने के लिए कह रहा है। अरे मैं कहता हूँ भगा इस डॉक्टर के बच्चे को यहाँ से। अरे मामा जी, डॉक्टर साहब ठीक ही तो कह रहे हैं।
इसी बहाने आपका इतना बड़ा पेट जो बाहर निकला हुआ है वो अंदर हो जाएगा। इस तरह गुप्ता परिवार रोज खाने में सिर्फ सलाद खाना शुरू कर देता है। बेचारे पोपटलाल का बुरा हाल हो जाता है। ये लीजिए मामा जी, ताजा ताजा करेले का जूस। अरे नहीं नहीं बहू, मैं मरने से पहले मरना नहीं चाहता। मुझे तुम लोग माफ करो। यह भेड़ बकरी वाली जिंदगी तुम लोगों को मुबारक हो। मैं तो चला यहां से। पोपटलाल अगले दिन ही घर छोड़कर चला जाता है। क्यों बेटा नकुल, मेरी अदाकारी कैसी थी? मजा आ गया डॉक्टर। आपने तो बॉलीवुड के कलाकारों को भी मात कर दिया। आपको तो ऑस्कर मिलना चाहिए। बेटा ये थोड़ा ज्यादा हो गया। रेखा अपने पति रमेश, बहू और बेटी के साथ शंकरपुर गांव में रहती थी। उसके बेटे सूरज की अभी नई नई शादी हुई थी और वो दोनों आए दिन कहीं ना कहीं घूमने का प्लान ही बनाते रहते थे। बहू सुन, आज मैं सोच रही हूँ कि सब पिकनिक पर चलते हैं। पिकनिक में? अरे मम्मी जी, हम लोग बच्चे थोड़ी हैं जो पिकनिक पर जाएंगे। अरे तो फिर तू ही बताना, जिससे सारा परिवार कहीं घूम कर आए। देखना मौसम भी कितना अच्छा है, बड़ा मजा आएगा। मम्मी जी, मैं तो इनके साथ मॉल जा रही हूँ, आप और पापा जी कहीं घूम आइए ना। रेखा अपने पति से पूछने जाती है। सुनिए जी, आज मौसम कितना अच्छा है, चलिए ना कहीं घूम आते हैं। अरे मुझे बहुत काम है, हिसाब किताब भी देखना है। जाओ तुम सूरज और बहू के साथ घुमाओ। अरे वो लोग तो पहले से ही घूमने जाने का प्लान बनाकर बैठे हैं। तो मैं क्या करूं, तुम खुद ही घुमाओ ना। इस घर में तो मेरी किसी को पड़ी नहीं है। ना बहू बेटे मेरी बात सुनते हैं और ना पति। मेरी तो किस्मत ही खराब है। ओफो रेखा, मुझे काम करने दो। जाओ अब तुम यहाँ से। हाँ हाँ जा रही हूँ। रेखा गुस्से में हॉल में बैठी होती है, तभी उसकी सहेली उषा का फोन आता है। अरे रेखा, कैसी है? अरे क्या बताऊं, मेरा तो बड़ा ही बुरा हाल है। मुझ पर तो ना कोई ध्यान देता है, ना मेरी कोई बात मानता है। मेरी जिंदगी तो बेकार हो गई है उषा। अरे बस इतनी सी बात, मेरे घर में भी पहले ऐसे ही होता था। पर फिर एक दिन मैंने अपनी याददाश्त गुम होने का नाटक किया और फिर सभी घर वाले अपना काम छोड़कर मुझ पर ऐसे ध्यान देने लगे मानो मुझसे जरूरी उनके लिए कुछ है ही नहीं। मेरी मान, तू भी कुछ ऐसा ही कर ले। क्या ये तरकीब सच में काम करेगी? हाँ हाँ, तू कर तो सही ये नाटक। सारे घर वाले तेरे आगे पीछे ना डोले तो मेरा नाम बदल दूंगी। हाँ। रेखा उषा की बात मान लेती है और अगले दिन से अपनी याददाश्त गुम होने का नाटक करने लगती है। सुबह हो रही थी और रेखा अभी भी बेड पर लेटी होती है। रेखा, अब तक सो रही हो तुम, उठो ना। कौन है? कौन है आप? मैं आपको जानती नहीं हूँ। अरे मैं तुम्हारा पति हूँ। क्या हो गया है तुमको रेखा, सुबह सुबह मजाक कर रही हो? आप मुझसे थोड़ा दूर रहिए जी। और कौन है आप? हाँ? रेखा के पति को अब थोड़ी चिंता होने लगती है। अरे रेखा, क्या हो गया है तुम्हें? क्या तुम्हें सच में नहीं पता कि मैं कौन हूँ? नहीं नहीं, मुझे कुछ भी याद नहीं आ रहा। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरी रेखा को? रमेश अपने बेटे और बहू को बुलाने चला जाता है। अरे वाह, मेरी रेखा, ऐसा तो इन्होंने आज तक नहीं कहा। ये नाटक तो सच में काम कर रहा है। माँ, क्या हुआ तुमको? माँ? किसकी माँ? कौन सी माँ? मैं किसी की माँ नहीं हूँ। अरे माँ, मैं तुम्हारा बेटा हूँ, मुझे पहचानो। मेरा बेटा? मेरा पति? कौन है? अरे मैं हूँ तुम्हारा पति। नहीं नहीं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। माँ ने मुझे पहचानने से इनकार कर दिया। सूरज ये सुनकर रोने लगता है। रेखा मन ही मन सोचती है, कितना प्यार करते हैं ये सब मुझे। ऐसा ही प्यार मिलता रहे मुझे इनका। बड़ा मजा आ रहा है सच में। सभी घर वाले रेखा के पास ही रहते हैं और उसकी सेवा कर रहे होते हैं। सूरज,
तूने डॉक्टर से अपॉइंटमेंट लिया क्या? हाँ पापा, कल का अपॉइंटमेंट मिला है। तभी वहाँ कंचन आ जाती है। सुनिए जी, मम्मी का दिल बहुत घबरा रहा है, उन्हें कहीं घूमने ले जाते हैं ना? हाँ, पर हमें उनका बहुत ख्याल रखना होगा। सभी घर वाले रेखा को पार्क में घुमाने ले जाते हैं। वाह, कितना अच्छा मौसम हो रहा है, आज तो मजा ही आ गया। सभी रेखा की तरफ आश्चर्य से देखने लगते हैं। मेरा मतलब है, मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अगले दिन रेखा को उषा का फोन आता है। अरे रेखा, कैसा चल रहा है तेरी याददाश्त गुम होने का नाटक? अरे बहुत ही अच्छा, सब मेरा इतना ख्याल रख रहे हैं कि क्या बताऊं। मैं तो कुछ दिन और इस नाटक को जारी रखूंगी। हाँ सही है, लगी रहो लगी रहो। हाँ हाँ, सब तेरा ही बनाया प्लान है उषा, चल बाद में फोन करती हूँ। कंचन ये सब बातें सुन लेती है और अपने पति और ससुर जी को बताती है। ओह, तो माँ ये सब नाटक कर रही है ताकि हम उन पर ध्यान दे सके। मेरे पास एक आइडिया है जिससे रेखा को बहुत अच्छा सबक मिल जाएगा। शाम को रेखा बाहर हॉल में बैठी होती है और रमेश उसका सारा सामान पैक करके बाहर लाकर रख देता है। ओहो, तो हम कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, क्या बात है, क्या बात है। पापा, सामान पैक हो गया? चलो जल्दी चलते हैं फिर। लेकिन हम जा कहाँ रहे हैं? तुम्हें वृद्धाश्रम छोड़ने जा रहे हैं रेखा। हैं? वृद्धाश्रम? हाँ, वृद्धाश्रम। आपको कुछ याद तो है नहीं, तो हम भी फिर आपसे रिश्ता क्यों रखे? और रखे भी तो कौन सा रिश्ता रखे? हैं? नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। जाना तो पड़ेगा तुमको, ये तुम्हारा घर तो रहा नहीं अब। सही कहा ना मैंने? अरे पापा जी, आप क्यों इनसे बात कर रहे हैं? जल्दी चलिए ना, हमें लेट हो रहा है। वृद्धाश्रम की बात सुनकर रेखा जोर जोर से रोने लगती है। अरे मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे सब याद है, मैं तो बस याददाश्त गुम होने का नाटक कर रही थी, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अरे पर तुम नाटक कर क्यों रही थी? ताकि आप लोगों का मुझ पर ध्यान जाए। आप लोग तो बस अपनी अपनी जिंदगी में लगे रहते हो। ओह, ये बात है। माँ, आप ये बात हमें बता भी सकती थी ना, उसके लिए इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? ये सब उस उषा के कारण हुआ है, उसी का बेकार सा प्लान था, मैं उसकी बातों में आ गई, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। स्वाति के घर की घंटी बजती है। स्वाति के पापा दरवाजा खोलते हैं। सामने एक बुजुर्ग खड़ा होता है। अब कौन हो अंकल? आपका दामाद। अरे क्या बकवास कर रहे हैं अंकल जी? मैं जी हर काम जानता हूँ, खाना बनाना, माली का काम, धोबी का काम और क्लीनिंग, जो मर्जी वो करवा लो। अच्छा अच्छा, चलो आओ। मेरे घर में ना एक जवान लड़की है। तभी तो मैं घर में आ रहा हूँ। हाँ, कुछ कहा क्या? अरे नहीं नहीं, कुछ नहीं, मैं फ्री में घर के सारे काम कर दूंगा और तो और एक भी पैसा नहीं लूंगा। अरे वाह, उस मयंक से पीछा छूटा तो सब शुभ ही शुभ हो रहा है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, आ जाओ। सामान कहाँ है आपका अंकल जी? अंकल ना कहो साहब, भले ही कुछ भी कह लो। अरे पर आप बुजुर्ग आदमी। मयंक को गुस्सा आ जाता है। अबे बूढ़ा किसे बोला? हाँ हाँ, क्यों नहीं, अंकल ही तो हूँ मैं, बूढ़ा बुजुर्ग। तभी स्वाति के पापा स्वाति की माँ को आवाज देते हैं। क्या हुआ जी, क्यों चिल्ला रहे हो? एक तो दिन भर काम काम और ऊपर से तुम बात बात पर चिल्लाते हो। अरे कोई काम तो खुद भी कर लिया करो। अरे ये देखो, कौन है ये? स्वाति की माँ सर पर पल्ला रख मयंक के पैर छू लेती है। प्रणाम बाबूजी। अरे महासंस्कारी औरत, ये नौकर है, नौकर, काम करेगा घर के आज से सारे। माँ सर से पल्ला हटाते हुए चिल्लाती है। अरे तो पहले बताना चाहिए था ना,
देखो कौन है, बोल तो ऐसे रहे थे जैसे सामने दामाद खड़ा हो। ये सुन मयंक बोल पड़ता है। सही तो कहा मेरी होने वाली सासू माँ। इसकी बस एक ही बुरी आदत है, बड़बड़ाने की। पता नहीं बूढ़ा सठियाया हुआ तो नहीं है। अरे चलेगा चलेगा, सठियाया हो या मरने वाला, मैं तो अब घर का काम बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ। तो बस शुरू हो जाता है मयंक का सफर स्वाति के घर में। मयंक घर का सारा काम करता, सास के पैर दबाता तो स्वाति के पिता के साथ चेस खेलता। एक दिन स्वाति के पिता को उदास देखकर मयंक उनसे पूछता है, अरे क्या हुआ, आप परेशान लग रहे हो, कब्ज हो गई है क्या? अरे वो तो फिर भी ठीक हो जाती है, लेकिन मेरी बेटी की शादी जब से टूटी है रोती ही रहती है बेचारी, बस इसीलिए परेशान हूँ। अरे इतनी सी बात, रुको मैं बात करता हूँ अपने जाने मन से। क्या क्या बड़बड़ाते रहते हो तुम? अब मैं दूर करता हूँ आपकी परेशानी। हाँ। वो स्वाति के कमरे में जाता है जहाँ स्वाति रो रही होती है। अरे स्वाति डार्लिंग, क्या हो गया? अरे अरे बूढ़ी, औकात में रह। मयंक नकली बाल निकालकर उसे दिखाता है कि वो कोई और नहीं बल्कि उसका मयंक ही है। वो स्वाति को पूरी बात बता देता है, जिसे सुन स्वाति खुश हो जाती है। एक दिन स्वाति के पापा फिर परेशान होते हैं। अरे अब तो बेटी को खुश कर दिया ससुर जी, अब क्यों परेशान हो? क्या क्या कहा मुझे? साहब साहब कहा साहब। अरे गवार नौकर, क्या बताऊं, बिजनेस में कुछ समस्या आन पड़ी है। अगर सही समय पर सब ठीक नहीं हुआ तो मैं सड़क पर आ जाऊंगा। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। अरे इतनी सी प्रॉब्लम है, मैं हूं ना। ये बोलकर मयंक उनका लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। थोड़ी देर में मयंक उनसे कहता है, आपके बिजनेस में तो बहुत समस्या है, मुझे थोड़े दिनों का वक्त दीजिए, मैं आपका एक भी पैसा बर्बाद नहीं होने दूंगा। अरे भाई पागल, किसी और को बनाना, जाओ सफाई करो। अरे हल्के में ना लो साहब, मैं जिनके घर में पहले काम करता था ना, वो बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, बहुत कुछ देखकर सीखा है मैंने। अच्छा ठीक है भाई, हम भी देखें क्या सीखा है आपने। लेकिन कुछ ही दिनों में वाकई स्वाति के पापा का बिजनेस सही ट्रैक पर आ जाता है। अब तो स्वाति के पापा मयंक को बहुत मानने लगते हैं। अरे आज स्वाति को देखने लड़के वाले आ रहे हैं, खाने में कुछ अच्छा बना लेना। उनके मुंह से ये बात सुनकर मयंक परेशान हो जाता है। अरे इतनी जल्दी शादी क्यों कर रहे हैं साहब, अभी तो बच्ची छोटी है। नहीं नहीं, अब ये रिश्ता फाइनल करके मैं तो अगले ही महीने इसकी शादी करवा दूंगा। लड़के वाले आते हैं। बेचारा मयंक हाथ में खाने की ट्रे लेकर जाता है कि तभी उसके हाथ से ट्रे लड़के पर गिर जाती है और मयंक के सर के नकली बाल भी गिर जाते हैं। अरे बॉस, आप यहाँ नौकर का काम क्यों कर रहे हैं? मयंक जल्दी से बाल लगा लेता है, लेकिन लड़का जो कि मयंक के यहाँ नौकरी करता है वो उसे पहचान लेता है। अरे बेटा सिद्धार्थ, तुम इस नौकर को बॉस क्यों बोल रहे हो? मैं आपके लड़के से शादी करने को तैयार हूँ। तभी लड़की की माँ कहती है, अरे बेटा जरा इनकी लड़की देख तो लो, तब हाँ कर देना। अरे माँ, जिन लोगों के घर इतना बड़ा पैसे वाला और टैलेंटेड आदमी नौकर का काम कर रहा है, सोचो वो कितने पैसे वाले होंगे। और कौन सा मुझे लड़की से प्यार है जो मैं देखूं उसे, मुझे तो पैसे चाहिए, पैसे। क्या बात कर रहे हो? और तुम कौन हो? तभी मयंक अपने सर से नकली बाल हटा देता है। मैं हूँ अंकल, मयंक। अरे बेटा, तुम इतने दिनों से हमारे घर में नौकर बनकर रह रहे थे, तुमने क्या क्या नहीं किया, हमारी डांट भी सही, क्यों बेटा? अंकल, मैं आपकी बेटी स्वाति से बहुत प्यार करता हूँ, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। प्लीज आप उसकी शादी मुझसे करवा दीजिए। हाँ बेटा जरूर, मैं भी ऐसे ही लड़के को अपनी बेटी का हाथ दूंगा जिसे मेरी बेटी से प्यार हो, ना कि पैसे से। अरे अंकल जी, मैंने पहले हाँ की है शादी के लिए। अबे चल निकल, कहानी खत्म हो गई।
क्योंकि स्वाति का तो मैं ही बनूंगा पति नंबर 1।